हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एग्जाम डोज। आई एम नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट MNIT इलाहाबाद। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि हमारा पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर में होता है और वो बहुत छोटा पोर्शन होता है एटम के कंपेरिजन में, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं उसके चारों मतलब उसके चक्कर लगाते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन के, वैसे तरीके से चक्कर लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया और ये एटम है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को पकड़े कौन रखता है, इस पर एक जैसे कोई भी घूमती हुई चीज है तो उस पर क्या है, एक फोर्स लगती है mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद एक क्या है, जैसे इस फोर्स को रोकने के लिए एक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Ze²/r²। यहाँ पे Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये इसके पास अगर मान लीजिए Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो इसके पास Z ही चार्ज होगा प्लस, और ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, -e चार्ज होगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा 1/4πε0 Ze²/r²। तो यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोजन कंसीडर करूँ तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा जो फोर्स होगा वो mv²/r वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू e²/r²। ये हमारा यहाँ से फोर्स हो जाएगा mv²/r इक्वल टू 1/4πε0 e²/r²। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक एक्सेलरेशन, इससे फोर्स है, फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, तो वो क्या होगा v²/r। तो ये क्या है, आउटवर्ड एक्सेलरेशन है। जो इलेक्ट्रॉन क्या है कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, और कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट करती है तो वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगी तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी घटेगी, कंटिन्यूअसली उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ना चल के क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, न्यूक्लियस में आके मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो अब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा तो ये क्या है, एटम स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल नहीं है। और क्या होता है कि जैसे कि कोई रेडिएटिंग जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर रहा है और रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है। तो अब क्या है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से जो इसकी जो रेडिएशन है उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी करनी चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है कि ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के। तो रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स थे ये। तो अब इसको सही करने के लिए क्या है, बोहर मॉडल आया, एक मॉडल आया बोहर्स मॉडल। उसने क्या कहा था, उसने इसकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया, और बोहर मॉडल ने कुछ अजम्पशन दिए। बोहर ने क्या किए, कुछ अजम्पशन दिए, जैसे कि यहाँ क्या हो रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है या फिर घूम रहा है सर्कल के अंदर या न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बोहर ने क्या किया, अपने 3 पोस्टुलेट दिए। बोहर ने अपने 3 पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला पोस्टुलेट यही था कि अगर इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमता है, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी तो वो जाके न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा। तो उसकी एटम की स्टेबिलिटी को बताने के लिए पहला पोस्टुलेट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो इससे क्या है, जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी तो एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो ये हो गया पहला पोस्टुलेट।
दूसरा पॉस्टुलेट क्या दिया था बोर ने, दूसरा पॉस्टुलेट वो क्या क्या कहा था कि जो एनर्जी स्टेबल ऑर्बिट्स की बात की है इसने कि कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब वो ऑर्बिट्स क्या है, अब उसने कहा कि वो ऑर्बिट्स वो हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम L यानी एंगुलर मोमेंटम mvr वो क्या है h/2 या फिर उसका क्या है h/2 हो या फिर 2h/2 3h/2 या 4h/2 इस तरीके से ये nh/2 इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का। अगर एंगुलर मोमेंटम nh/2 है तो वो क्या होगा, स्टेबल ऑर्बिट होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है बिना एनर्जी रेडिएट किए। तो ये उसका दूसरा पोस्टुलेट। अब ये nh/2 क्यों होगा ये बोर को नहीं पता था, वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको एक्सप्लेन किया दूसरे साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने, उसको हम आगे बताएंगे। तो ये सेकंड पोस्टुलेट था। थर्ड पोस्टुलेट क्या था बोर का, उसने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में, मान लो कोई स्टेबल ऑर्बिट है 3 है, उसमें से वो क्या कर रहा है दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में जा रहा है, तो वहां क्या करेगा, वो क्या करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएट करेगा h म्यू इक्वल टू क्या होगा, अगर कोई स्टेबल ऑर्बिट f और इस तरीके से अगर किसी ऑर्बिट से मान लो f ऑर्बिट से i ऑर्बिट में जा रहा है तो वो क्या करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा, इस तरीके से एनर्जी रेडिएट करेगा। तो ये 3 पोस्टुलेट दिए थे बोर ने। तो अब क्या है कि ये एनर्जी रेडिएशन या फिर हम जो पढ़े थे अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की सीरीज पढ़े थे कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ है, तो अब वेवलेंथ में क्या है ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अब क्या है कि उसी चीज को निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये EF या अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालने के लिए हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, जैसे वेलोसिटी, रेडियस, ये सब क्या है। तो उसके लिए अब क्या करना है हमको, ये एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी और रेडियस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे हम, बोर के सेकंड पोस्टुलेट, एक तो ये L इक्वल टू mvr nh/2 और दूसरा हम क्या पढ़े थे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी, मान लीजिए हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो जो mv²/r है, mv²/r ये किसके बराबर होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 1/4πε0 e²/r²। ये इस तरीके से। तो यहां से मैं अगर v निकालना चाहूं, यहां से मैं अगर v निकालना चाहूं तो v कितना होगा, v हो जाएगा यहां से e/4πε0 और क्या होगा यहाँ से 8 से r कट जाएगा, ये m r ये हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा, अगर मैं nth ऑर्बिट की बात करूँ तो vn और ये rn, ऐसे ही अगर मैं यहाँ nth ऑर्बिट की बात करूँ तो mvn rn nh/2 तो ये हो जाएगा vn e/4πε0 m rn। और यहाँ से mvrn क्या है, हमको nh/2 मिल रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो vn स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा e² 4πε0 m rn 4πε0 m rn। और मैं m rn को इधर ले आता हूँ, m rn को यहाँ ले आता हूँ, तो m rn vn इंटू vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e², ये e²/4πε0 e²/4πε0। ये क्या है mvrn, ये mvrn फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन का कंसीडर करूं तो mvrn ये क्या है nh/2 इंटू vn इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया e²/4πε0। तो यहाँ से मैं vn निकाल सकता हूँ, vn क्या हो जाएगा e²/4πε0
2 पाई बाई NH, 2 पाई बाई NH। मैं इसको क्या किया, उधर ले गया, तो यहाँ से Vn मेरा क्या आ गया, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई बाई NH। तो ये हमारा हो गया Vn। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम Rn निकालना है हमको। तो हमारा Vn आया, Vn इक्वल टू आया ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई बाई NH। अगर अब हमको Rn निकालना है, हमको Rn निकालना है, तो Rn निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ये MVRn इक्वल टू NH बाई 2 पाई है, MVRn इक्वल टू NH बाई 2 पाई है। और हमको कहाँ दिख रहा है R हमको यहाँ भी दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MRn। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये Vn जो है, ये Vn है, मैं क्या करता हूँ, इसका इस Vn का स्क्वायर कर देता हूँ, Vn स्क्वायर। तो Vn स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर का स्क्वायर और 2 पाई बाई NH होल स्क्वायर, 2 पाई बाई NH होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका स्क्वायर। ये Vn स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा Vn स्क्वायर। और Vn स्क्वायर किसके बराबर है, Vn स्क्वायर यहाँ से तो निकाले थे Vn स्क्वायर, वो क्या था, ये था Vn स्क्वायर, ये आया था हमारा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MRn। ये हमारा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MRn। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंपेयर करता हूँ थर्ड और फोर्थ को। तो यहाँ से क्या होगा, एक ई स्क्वायर से एक ई स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा हमारा, अब यहाँ बचेगा MRn, ये बचेगा MRn। तो मैं यहाँ से इसको इक्वेट करता हूँ, तो अब बचेगा हमारा 1 अपॉन MRn। यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन MRn बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ इधर साइड बचेगा ई स्क्वायर, एक तो ई स्क्वायर बचा, दूसरा बचा 2 पाई बाई NH, 2 पाई बाई NH होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ से Rn निकालना चाहूँ, अगर मैं Rn निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, और m को इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, m को इधर ले जाता हूँ। तो अगर Rn निकालना है तो मैं क्या कर दूँगा, इसको उल्टा कर दूँगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई m ई स्क्वायर NH बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा Rn इक्वल टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ई स्क्वायर NH बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा Rn की वैल्यू। तो इस तरीके से Rn निकल गया हमारा और Vn निकल गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, Vn से आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये क्या है NH है, बाकी सब टर्म क्या है, ई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, यहाँ h कांस्टेंट है, केवल क्या है, एक ही वेरिएबल है, वो क्या है n। तो जैसे n बढ़ेगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज करेगी। और यहाँ क्या है, Rn, तो यहाँ Rn अगर यहाँ पे क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के। तो जैसे ही क्या होगा कि अगर n बढ़ेगा या कि इसका मतलब क्या है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएंगे, तो उसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। रेडियस क्या है, बढ़ेगी। अब वो सर्कुलर फॉर्म में ना होके स्पाइरल फॉर्म में रेडियस क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जैसे जैसे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो रेडियस बढ़ने लगती है। तो ये हमारा Vn और Rn आ गया। तो अगर फॉर हाइड्रोजन एटम मैं बात करूं, हाइड्रोजन एटम अगर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की मैं रेडियस निकालता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की n इक्वल टू क्या करता हूं, 1 पुट करता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालता हूं। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा।
स्क्वायर एन एच बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो फोर आर वन क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस 2 पाई स्क्वायर से यहाँ इसको काट सकता हूँ। तो 2 से 2 स्क्वायर मतलब 4 ही कट जाएगा, और यहाँ पाई स्क्वायर से 1 पाई कट जाएगा। तो क्या बचेगा अल्टीमेटली, ये बचेगा हमारा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई एम ई स्क्वायर पाई, ये बचेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बोर्स रेडियस। इसको बोर्स रेडियस या फिर ए नॉट, बोर्स रेडियस मतलब जो पहला ऑर्बिट है उसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं, बोर्स रेडियस ए नॉट या R1 बोर्स रेडियस कहते हैं। ऐसे ही हमारा Vn क्या निकल के आया, Vn निकल के आया था हमारा ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई बाई एन एच, ये निकल के आया था। तो अब क्या करते हैं हम, अब निकालते हैं कि जो टोटल एनर्जी, तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी स्टेबल ऑर्बिट में हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये कितनी निकल के आई थी, ये निकल के आई थी हमारी माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, ये निकल के आई थी हमारी। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, फॉर हाइड्रोजन क्या होता है, जेड इक्वल टू 1 होता है। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी, टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। तो यहाँ क्या है, हमको आर एन चाहिए। आर एन की वैल्यू अगर हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट हम आर एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एन की वैल्यू में ऊपर से पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये एम ई स्क्वायर 2 पाई होल स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारा ये आया टोटल एनर्जी, ये आई हमारी। तो यहाँ से अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी तो ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारी टोटल एनर्जी माइनस, तो ये e टू द पावर 4 और क्या है m, तो यहाँ क्या है ये 2 टू द क्या होगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पाई स्क्वायर होगा तो पाई से ये पाई स्क्वायर से एक पाई ये कटेगा, दूसरा पाई ये कट जाएगा। तो अब अल्टीमेटली कितना बचेगा हमारा, ये 2 भी कट चुका है, तो ये बचा हमारा e की पावर 4 m, ऊपर तो ये बचा, नीचे क्या बचा हमारा, नीचे बचा माइनस होता ही ये 8, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी हमारी क्या हो गई, माइनस ई टू द पावर 4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जैसे कि ये सारे टर्म क्या है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। तो ये सब टर्म्स की वैल्यू रखने के बाद तो टोटल एनर्जी हमारी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, माइनस 13.8 बाई एन स्क्वायर, माइनस 13.8 बाई एन स्क्वायर। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेबल ऑर्बिट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अलग अलग n की वैल्यू डालता हूँ, n की वैल्यू अलग अलग पुट करता हूँ। तो उससे क्या होगा, अलग अलग ऑर्बिट्स, यहाँ से क्या होगा कि अलग अलग ऑर्बिट्स की क्या होगी, एनर्जी मिलेगी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी, तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल सकता हूँ। मैं टोटल
एनर्जी टर्म को लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। तो टोटल एनर्जी कितना आया था हमारा माइनस ई टू द पावर 4 m बाई 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारा आया, ये टोटल एनर्जी है। तो अब मैं अगर क्या करता हूँ, मैं बात करता हूँ एनर्जी लेवल्स की। एनर्जी लेवल्स की जैसे हाइड्रोजन एटम है उसके एनर्जी लेवल्स की बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर n = 1 पुट करूँ, n = 1 पुट करता हूँ तो मेरे को टोटल एनर्जी कितनी निकल के आएगी? तो टोटल एनर्जी निकल के आएगी मेरी 13.8। टोटल एनर्जी कितनी निकल के आएगी मेरी? 13.8 निकल के आएगी यहाँ से। 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये एनर्जी, 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, n = 2। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? 13.8। तो ये क्या है? नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या एमिट करने के लिए। तो n = अगर मैं 2 पुट करूँ तो जो सेकेंड ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होगी? वो होगी -13.8/4, क्योंकि n² है तो 2 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो एनर्जी क्या है? तेजी से डिक्रीज करती है। जैसे जैसे हम n बढ़ाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या करती है? बहुत तेजी से डिक्रीज करती है। तो ऐसे ही तीसरे ऑर्बिट की निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी? -13.8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं इनफाइनाइट में क्या करता हूँ, इनफाइनाइट या लास्ट ऑर्बिट की निकालता हूँ तो उसकी क्या होगी? n = क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो n = इनफाइनाइट पुट करूंगा यहाँ तो क्या हो जाएगा? जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अब मुझे कोई एनर्जी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री हो चुका है, वो इजीली निकल सकता है। तो ये क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था, जैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया था कि ये बताया था कि जो वेवलेंथ है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जैसे बामर, लाइमन, पास्चन, कि अगर कोई भी हमारा गैस है उसको हम अगर एजिटेट करें या उसको एनर्जी दें तो वो क्या करता है? एमिशंस या रेडिएशंस एमिट करता है। तो उनकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और हर एक एलिमेंट की एक खुद की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन की अलग अलग वो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है। हीलियम वो अलग अलग वेवलेंथ की एमिशन रेडिएट करता है। और वो क्या है? खुद की एक स्पेशल होती है। वो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की एक फिक्स होगी, हीलियम की फिक्स होगी। तो उससे क्या है? हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा एक्चुअली क्या आइडेंटिफिकेशन होता है। जो वेवलेंथ जो रेडिएट करते हैं ये उसके आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम रेडिएशन निकाल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यही कंसीडर करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से nth तक। ये क्या है? इन्फिनिटी, n = इन्फिनिटी। तो अब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, कोई थर्ड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन था थर्ड ऑर्बिट में। तो वो क्या करता है? अब थर्ड से क्या करता है? सेकंड पे आ जाता है। थर्ड से सेकंड पे आ जाता है। तो अब क्या करेगा ये? जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है। और एनर्जी रेडिएट जैसे थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोला था बोर ने कि वो hν के बराबर एनर्जी रेडिएट करता है। तो EI क्या है? ये मान लिया मैंने इनिशियल एनर्जी EI, और ये क्या है? फाइनल एनर्जी। EF क्या है? फाइनल एनर्जी। तो इस तरीके से अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ कि जो E इनिशियल माइनस E फाइनल ये क्या होगी? hν के बराबर होगी। hν के बराबर होगी। तो HI इनिशियल क्या है? इनिशियल एनर्जी। मैं जैसे बता चुका हूँ कि टोटल एनर्जी क्या होती है? -e⁴ m8 ε0² h²/n²। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? n इनिशियल डाल देता हूँ। तो EI क्या हो जाएगा मेरा? -e⁴ m/8 ε0² h²। अब n क्या है? n इनिशियल स्क्वायर। ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही फाइनल में क्या हो जाएगा? वही टर्म दोबारा से आएंगे, -e⁴ m/8 ε0² h² और n फाइनल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ? ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? जो hν होगा, जो hν है, hν
ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा मेरा माइनस ये e⁴m, या माइनस n हटा देता हूँ, e⁴m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। और मैं क्या करता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो nf को मैं यहाँ ले आता हूँ, nf स्क्वायर माइनस 1 बाई, ये क्या है माइनस में है माइनस ni, तो ये ni स्क्वायर। तो ये इस तरीके से क्या है कि जो h म्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, e⁴m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 बाई nf स्क्वायर माइनस 1 बाई ni का होल स्क्वायर। और हम क्या पढ़े थे, जैसा कि हम पढ़े थे, जैसे बामर या पास्टन या अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किए थे कि ये बताया था कि अगर कोई क्या करता है, कोई भी या तो गैस है या कोई एटम है, वो क्या करता है, अगर रेडिएट करता है एनर्जी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है r1 बाई n इनिशियल, ये होती है हमारी n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर। ये बताया था उसने, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ से क्या है, इसको हम कंपेयर करें, ये 1 बाई लैम्डा है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है सी म्यू, सी लैम्डा इक्वल टू होता है म्यू लैम्डा, म्यू लैम्डा इक्वल टू होता है सी, म्यू लैम्डा इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ से 1 बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा हो जाएगा म्यू बाई सी, 1 बाई लैम्डा हो जाएगा म्यू बाई, तो मैं 1 बाई लैम्डा की जगह क्या डालता हूँ, म्यू बाई सी पुट करता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r 1 बाई nf स्क्वायर 1 बाई ni स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर सी को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मेरा ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी इसमें क्या करता हूँ, मैं h मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये दोनों साइड h मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ये वैल्यू आती है, जो ये वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है यहाँ से, और ये वैल्यू यहाँ से, इस जगह से, ये वैल्यू h म्यू इक्वल टू ये है, और इधर क्या है, कंपेयर किया मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को, इन दोनों को कंपेयर किया। तो ये वैल्यू जो हमको पहले थ्योरेटिकली मिली थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने वैल्यू दी थी, उसकी वैल्यू यहाँ से और यहाँ से ये क्या आती है, सेम आती है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो बोर ने मॉडल दिया था वो मॉडल क्या है, सही है और वो वैलिडेटरी है। पर किसके लिए, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, ये केवल अभी हाइड्रोजन की बात कर रही है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये मॉडल क्या है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देता है या फिर वैलिड होता है। बट बाकी किसी एटम के लिए, बाकी किसी एटम के लिए, जैसे कि मैं और एटम की बात करूं, हीलियम, लिथियम, तो उनके लिए ये वैलिड नहीं होता है। तो जो एनर्जी हमारी रेडिएट करती है ये इस तरीके से करती है 1 बाई nf स्क्वायर माइनस 1 बाई ni स्क्वायर। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां से कंपेयर किया तो ये पता चला कि जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, यहाँ से जो मिले थे थ्योरेटिकल रिजल्ट और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो सेम है। तो इससे ये हमारा जो बोर मॉडल है वो कंफर्म हो जाता है। एक और चीज अब यहाँ से आती है कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि बोर मॉडल सही है, बट बोर मॉडल ने एक चीज हमको कंसीडर की थी, जो सेकंड पोस्टुलेट था, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उन्होंने कंसीडर किया था। वो क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल उसी ऑर्बिट में क्या करता है, घूमता है बिना रेडिएशन एमिट किए, जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम MBR किसके बराबर होता है, वो होता है NH/2π के बराबर होता है। उन्होंने पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि ऐसा क्यों होता है, कि MBR = NH/2π क्यों होता है। तो उसको एक्सप्लेन किया किसने, दूसरे साइंटिस्ट डी ब्रोगली, उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि NH/2π क्यों होता है। तो उसको कंसीडर करने के लिए उन्होंने, जैसा कि पहले बताया था, कि अगर कोई भी हमारा मैटर अगर घूम रहा है या फिर मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करता है। और एक और चीज पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, वो क्या है कि अगर कोई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, कोई एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, वो क्या करता है, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे ही कि लेट अस कंसीडर कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। कोई स्ट्रिंग है, वो क्या करती है, एक एंड पे फिक्स्ड है। तो अब वो क्या करती है, उसको मैंने वेव फॉर्म किया या इसको मूव किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रिंग में वेव फॉर्म होगा।
वेव फॉर्म होगा इस तरीके से। तो ये जो वेव फॉर्म है वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करता है। मान लो स्टैंडिंग वेव फॉर्म का क्या करता है, ये सस्टेन करता है इस वेव को। तो ये सस्टेन केवल तब करता है जब जो डिस्टेंस, अगर मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है कि वो n लैम्डा के बराबर है। अगर जाने से यहाँ से और यहाँ तक का वापस जो 2D है वो क्या है, अगर n लैम्डा के बराबर है तभी वो क्या करेगा, स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी या फिर ये वेव सस्टेन करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हाफ हुआ, मान लीजिए ये कंप्लीट नहीं है, ये n लैम्डा के बराबर नहीं है, ये क्या है 1.5 लैम्डा के बराबर है, 2.5 लैम्डा के बराबर है या 5.5 लैम्डा के बराबर है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो क्या ऐसा क्या होता है कि अगर n लैम्डा के बराबर होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बट अगर n लैम्डा के नहीं बल्कि क्या होता है n प्लस 1/2 लैम्डा के बराबर होता है, तो उस टाइम क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये क्या होगा कि अपोजिट वापस आते टाइम ये वेव क्या करेगी, खुद के साथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी और उसमें क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है वो 0 हो जाएगा। तो ये वेव सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसी चीज को यूज करते हुए उन्होंने कहा कि जैसा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा। तो अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा। तो वो इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो ये कब सस्टेन कर पाएगा, ये वेव सस्टेन कब कर पाएगा, जब ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। जैसा कि हम स्टैंडिंग वेव में बात किए स्ट्रिंग के लिए, तो वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो अब क्या है, उसी चीज के लिए कि अगर स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है, तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है तो ये क्या होगा, ये इसकी सरकमफेरेंस है टोटल। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई rn, ये 2 पाई rn हो गया। तो ये सरकमफेरेंस हो गया, अगर nth ऑर्बिट है तो 2 पाई rn। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 पाई rn बराबर होना चाहिए n लैम्डा के, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए n लैम्डा के, क्योंकि ये कंप्लीट होगा। अगर n लैम्डा होगा तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये वेव सस्टेन कर पाएगी या स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। तो ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू, डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि अगर कोई पार्टिकल या मैटर हमारा वेव नेचर शो करता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, h/p होती है। और p को मैं क्या कर सकता हूँ, h/m भी लिख सकता हूँ, h/m भी। तो यहाँ से मैं अगर लैम्डा की जगह 2 पाई rn n h/m भी पुट कर देता हूँ। ये अगर n है तो n pn हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि m v n rn इक्वल्स टू n h/2 पाई। तो इस तरीके से अब ये क्या मिल रहा है हमको कि जो MVRN है या एंगुलर मोमेंटम वो कितना आ रहा है, NH/2 पाई के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से डी ब्रोगली ने जो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसको प्रूव किया। तो वो हमारा MVRN इक्वल्स टू NH/2 पाई इसलिए होता है कि NH/2 पाई हमने एब्रप्टली ले लिया कैसे ही, तो वो क्यों लिया और उसका रीजन ये है, डी ब्रोगली ने दिया था। बट बोर मॉडल के साथ भी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। बोर मॉडल के भी कुछ लिमिटेशन है। ऐसा क्या है कि ये केवल वैलिड कब तक है, ये वैलिड केवल हाइड्रोजन के लिए है। ये हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है या किसी भी एटम के लिए वैलिड नहीं है। तो और बाकी एटम के लिए मॉडल तैयार करने के लिए क्या है, लोग रिसर्च कर रहे हैं कंटिन्यूसली और आगे इसको प्रोग्रेस किया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और न्यूक्लियाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।